कंटेंट ऑफ द सिलेबस। अगर हम स्पेसिफिकली सीएमए इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, जो 100 नंबर का आपका प्यारा सा स्वीट सा पेपर है, इसमें जीएसटी है और कस्टम्स है। जीएसटी है और कस्टम्स है। तो मैं पहले तो जीएसटी से, क्योंकि 80% अप्रॉक्स हमारा जीएसटी है, तो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस इज जीएसटी एंड माइनर पार्ट इज कस्टम्स। तो ये दो लॉ हमें पढ़ने हैं। ये दो ही लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव में भी हैं। द बेस्ट पार्ट इज दिस टू लॉज आर देयर, लेकिन वहां पर 50 मार्क्स का टोटल है जीएसटी और कस्टम्स का, यहाँ पर 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर और डिटेल में है वहां पर। अच्छा, सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर सीएमए हमारा पेपर सब्जेक्टिव है। थोड़ा सा डिटेल में सीएमए वालों को करना पड़ेगा, पेपर हमारा सब्जेक्टिव है। तो पहले मैं जीएसटी से स्टार्ट करूंगा आज, और आज की क्लास में जैसे बताया आपको फेमिलराइज करना है टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, जीएसटी से, कस्टम से, तो दैट हमारी कहानी अच्छी चले, नींव अच्छी डले। क्योंकि अगर नींव अच्छी डल जाती है तो बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। So guys, I'm going to start with GST first today, and I'm going to give you a brief outline about what is this concept and how this came about. So before I start with indirect taxes, I need to know certain things from you, क्योंकि indirect taxes भी taxes हैं। तो कुछ 2 या 4 मन में बातें आ रही हैं, 5 मिनट लगा के आपसे पूछ लूं। पहला मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि indirect tax टैक्स होता है, तो what is tax? So it's a compulsory charge. It's a compulsory charge. Very good. और आगे? और आगे बताइए, क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे बताएं। कंपल्सरी चार्ज बोलो बोलो। levied by the government under any law. Guys, टैक्स जो होता है कंपल्सरी चार्ज होता है, levied by the government under any law. कंपल्सरी का मतलब होता है इट इज मैंडेटरी, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी, देना ही पड़ेगा। ये चार्ज मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी होता है? बताइए, ये चार्ज जो होता है कंपल्सरी चार्ज होता है, हाँ ये कोई मॉनेटरी होता है भैया, इट इज नॉट नॉन मॉनेटरी। अर्लियर लगान यूज्ड टू बी देयर, तो किसान फसल का कुछ हिस्सा दे देता था, कुम्हार घड़े दे देता था सर राजा को, कोई नाचने वाला था, गाने वाला था, वो राजा के दरबार में अपनी एक परफॉर्मेंस पेश कराता था, उसकी कर की अदायगी हो जाती थी। लेकिन जब से करेंसी सिस्टम आया है, तो आपको जो टैक्सेस देने पड़ते हैं वो करेंसी के रूप में देने पड़ते हैं, वो मॉनेटरी रूप में देने पड़ते हैं, नॉन मॉनेटरी में नहीं। लेवीड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में या तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट। और यही लिखा है आर्टिकल 246 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 246 में, कि भाई टैक्सेस या तो स्टेट गवर्नमेंट लगाएंगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, प्रोवाइडेड पावर इज गिवन टू देम, पावर इज विद देम टू ब्रिंग अ लॉ। अच्छा, कानून लाने के लिए उनके पावर होनी चाहिए, आर्टिकल 246। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मुद्दों पे लॉ लाएगी जो यूनियन लिस्ट में लिखे हैं, और गाइस स्टेट गवर्नमेंट उन मुद्दों पे लॉ लेके आएगी, कानून बनाएगी ठीक जो स्टेट लिस्ट में लिखे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून, मुद्दे भी बताए गए हैं, हाँ किन मुद्दों पे कानून लाया जा सकता है वो भी फिक्स्ड कर रखे हैं। यस, कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट की। अपना माइक बंद रखिए प्लीज। कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट की कि इस मुद्दे पे लाया जाए, उस मुद्दे पे नहीं ला सकते ना। जो टॉपिक्स हैं गाइस,
वो भी फिक्स कर दिए गए हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें लिख दिया गया है कि पावर इज विद देम टू ब्रिंग द लॉ। विद देम मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उन मुद्दों पे लॉ लाएगी जो यूनियन लिस्ट में लिखे हैं, स्टेट लिस्ट उन टॉपिक्स पे लॉ ला सकती है जो स्टेट लिस्ट। तो जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसके लिए भी लॉ लाया जाता है, उसके लिए भी लॉ लाया जाता है। या तो वो लॉ केंद्र सरकार का कानून होगा, कानून, लॉ क्या है बेटा? कानून। लॉ क्या है? कानून। हाँ जी। तो इनकम टैक्स में 4 बातें हमेशा याद रखिएगा। इनकम टैक्स नहीं, टैक्स की बात करें, कंपल्सरी होगा, मॉनेटरी होगा, सरकार द्वारा लगाया होगा, किसी कानून के अंतर्गत। अगर कानून नहीं है तो उस टैक्स को आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कल से मैं बोल दूं ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है, सर कानून है क्या? तो बिना कानून के कोई टैक्स नहीं दिया जाता। वाई? वेरी गुड। तो कानून कौन लेके आएगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए दूसरी बात, 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताइए। 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस मुझे बताया। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, ये चीजें भी आपको पता है, तो ये दैट्स सो नाइस। 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, या टैक्सेस को कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी, जैसे ह्यूमन बींग्स को मेल्स फीमेल्स, है ना? इसी तरीके से एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एंड गाइस अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। बताइए डिफरेंस क्या है? मैं बताऊं या आप बताएंगे? डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे लगता है, जो हम प्रीवियस ईयर के इनकम पे लगता है, असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम पे लगता है। हाँ बेटा, वो तूने इनकम टैक्स बोल दिया, डायरेक्ट टैक्स नहीं बोला। वो तूने बेटा एग्जाम्पल बोला है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर पे लगता है। सर डायरेक्ट टैक्स जो मैंने पूछा डायरेक्ट, तुमने का फूल क्या है, तूने बोला गुलाब होता है, उसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है और गुलाब से गुलाब जल बनता है। मैंने पूछा फूल क्या है? अब बोलो। सर डायरेक्ट टैक्स जो वन बाय वन, वन बाय वन। पहले आप बोलिए, जो बॉय इन द क्लास, आप बोलिए। प्रॉफिट पे। प्रॉफिट पे लगता है। चलो ठीक है, ये यानी कि फूल वो है जो पेड़ पे लगता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपने दिया। अब आप बोलिए मोहतरमा। सर डायरेक्ट टैक्स इज तो डायरेक्ट कंज्यूमर से लिया जाता है, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लिया जाता है इनकम पे, एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज जो इनडायरेक्टली लिया जाता है। अब इसका आपकी सबकी बात सही है, लेकिन आप वही ना प्रिसाइज आंसर नहीं दे रहे। देखो यही एग्जाम में मैं चाहता हूँ एक, चलो आप बताओ, आप बताओ। सर डायरेक्ट टैक्स, हाँ बोलो, चलो आप बोलो। डायरेक्ट टैक्स impact and incidents fall on the same person. हाँ मैं यही बात बोलने वाला था। इंसिडेंट्स, मन की मेरी जबान की बात छीन ली। इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन। एंड गाइस इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन। जिसकी करनी उसकी भरनी। डायरेक्ट टैक्स में ये कह सकते हो, जिसकी करनी उसकी भरनी। और इनडायरेक्ट टैक्स में कह सकते हो, करनी किसी और की, भरनी किसी और की। अब एग्जांपल्स बोलेंगे, जैसे आपने बताया डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला, इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बोला, इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन। क्योंकि बुनियादी चीजें ही नहीं करते हम बुनियादी चीजें नहीं करते, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कोई इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स का मतलब होता है जिस पे लगा लेवी, और इम्पैक्ट का मतलब बॉर्न, जो जिसकी जेब खाली हो रही है, BORNE, बॉर्न बाय। इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? इम्पैक्ट मतलब बॉर्न, BORNE, लगाया गया एक्स पर इंसिडेंस। अब सुनो, लेवी किस पर? मिस्टर एक्स।
लेवी और बॉर्न मिस्टर एक्स, ये सेम पर्सन है मिस्टर एक्स मिस्टर या डिफरेंट पर्सन है? जो हम ऐसा करते हैं, लेवी किया SRK के ऊपर और बॉर्न बाय SRK, सेम पर्सन। करनी भी SRK की, भरनी भी SRK की भी, तो लेवी का मतलब लगाया गया। अच्छा जरा, लेवी है SRK पे और बॉर्न बाय अक्षय कुमार, ये सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन है? डिफरेंट पर्सन है। अच्छा, कुछ सर एग्जाम्पल पे समझाओ, अब आपकी बात आ जाएगी। जैसे बच्चे ने बताया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लेवी किसके ऊपर होता है? पर्सन अर्निंग इनकम। इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स का जो लेवी होता है लगाया किस पे? जो कमाई करेगा भाई, पर्सन अर्निंग इनकम, जो इनकम अर्न करेगा गाइस, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अच्छा, और इनकम टैक्स पेड बाय या इनकम टैक्स बॉर्न बाय पर्सन अर्निंग इनकम, वही देगा। आज मैं कमाता हूं तो मुझे इनकम टैक्स देना है, आप लोग मुझे नहीं देने वाले उसका पैसा, मैं किसी और पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, तो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स रिजल्ट ये आया डायरेक्ट टैक्स में, बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। मैंने गलती करी है, मुझे सजा मिलेगी। अच्छा, करनी और करनी किसी की, भरनी गलती जिसकी, सजा उसकी। ये लो, गलती जिसकी, सजा उसकी। आप समझने वाले बनो, मैं आपको 15 एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, आप समझने वाले बनो। शाहरुख खान ने कमाया, शाहरुख खान देगा। मैंने कमाया, मैं दूंगा। गलती मेरी है, कमाना गलत है तो सजा भी मेरी है, अगर टैक्स सजा है तो। लेकिन दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंट पर्सन, इसका एग्जांपल देखिए, जीएसटी। जीएसटी का लेवी किसके ऊपर होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो फूड के लिए, बर्गर एंड मैकडोनल्ड्स, हाँ जी, जीएसटी किस पे लगाया जाता है? मैकडोनल्ड्स पे, क्योंकि वो गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं। बात समझिए, तो ये मैकडोनल्ड्स पे लगाया जाता है। पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो सप्लायर है। लेकिन आपने बिल देखा होगा, 100 रुपए के बर्गर पे 5 रुपए जीएसटी लग गया, वो भुगतेगा कौन? हम। तो जीएसटी बॉर्न बाय, उसको बियर कौन करेगा बताइए? कस्टमर। तो पर्सन रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो रिजल्ट क्या हुआ? जो सप्लायर है वो मैकडोनल्ड्स है और जो रिसिपिएंट है वो कस्टमर है। तो रिजल्ट ये आया गाइस, ये डायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हुआ? बताइए। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। रिजल्ट ये आया। तो यहाँ पर क्या हुआ? गलती तो मैकडोनल्ड्स की थी, उन्होंने सप्लाई किया, लेकिन सजा किसको भुगतनी पड़ी? कर्म तो उन्होंने खराब किए, भुगत हम रहे हैं, बिल में तो हमारे लगा दिया। तो बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। एक और लो बात, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, किसी भी तरीके से समझ लो, अंदर तक रोम रोम में तुम्हारा चले जाए जब तक चीजों को करवाऊंगा। तो यहाँ पर बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट में burden of tax cannot be shifted, burden of tax cannot be shifted। लेकिन बेटा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। तो फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? हमारे कस्टमर पे। कुछ और एग्जांपल दो डायरेक्ट टैक्स का। इनकम टैक्स का हो गया, अनदर और कुछ एग्जांपल दो डायरेक्ट टैक्स का, अदर एग्जांपल्स। So wealth tax. वेल्थ टैक्स, सही कह रहे हो, आपकी संपत्ति पे लगता था, एबॉलिश हो गया है, लेकिन एग्जांपल था ये। वेल्थ टैक्स आपकी
एसेट्स पर लगता था, जो ओन करता था, लेकिन अब एबॉलिश हो गया है। यस, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और बताओ अदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स ऑन सैलरी। टैक्स ऑन सैलरी गाइस वो इनकम टैक्स में ही आ गया ना, अलग से नहीं। जैसे सैलरी हो गया, बिजनेस हो गया, तो इनकम टैक्स के अंतर्गत ही आ गया। सर प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये सिलेबस में तो नहीं है हमारे, बट प्रॉपर्टी टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं, हमें ही देने पड़ेंगे भाई, किसी के अंकल से नहीं ले सकते। अदर एग्जांपल दो जी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अदर एग्जांपल दो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स पहले होता था, चलो सारी पुरानी पुरानी बातें याद करके आए हो। चलो एबॉलिश्ड हो गया है गिफ्ट टैक्स। जो गिफ्ट, लेकिन गिफ्ट टैक्स बेटा पहले जब गिफ्ट टैक्स होता था, डायरेक्ट टैक्स होता है। नहीं, पहले जब गिफ्ट टैक्स एक्ट होती थी, जो गिफ्ट दे रहा है वो ही मर जाता था। अब क्या हो रहा है, जो गिफ्ट दे रहा है वो नहीं मरता, इसलिए इसके बारे में ये एबॉलिश हो गया। मैं अच्छा आपको एक दूसरा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में भी हमें पढ़नी भी है भैया। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का लेवी किस पर है? जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट, और इसका बर्डन या इसका इम्पैक्ट बॉर्न बाय कस्टमर, कस्टमर से पैसा ले लेगा वो। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया। कस्टम ड्यूटी, जहां पर जो इंपोर्ट करेगा माल ड्यूटी देगा, और मैं तुमसे चार्ज कर लूंगा माल। मैंने बाहर से माल इंपोर्ट किया 100 रुपए का, 10 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी, 110 रुपए, मैं 10 रुपए प्रॉफिट लगा के तुम्हें 120 का चिपका दूंगा, तुमसे पैसा ले लूंगा। तो आप बर्डन शिफ्ट कर सकते। बोलो जी, करनी किसी की भरनी किसी की, अलग अलग लोग इनडायरेक्ट, जिसकी करनी उसकी बनी डायरेक्ट, गलती जिसकी सजा उसकी डायरेक्ट, गलती किसी की सजा किसी और की इनडायरेक्ट। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड डायरेक्ट, बर्डन कैन बी शिफ्टेड इनडायरेक्ट। बोलो क्लियर है बात? चलो Yes, sir. एक तीसरा क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा, आपकी बुनियादी ज्ञान को शार्पन करने के लिए। टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं बताइए, ये डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। थर्ड क्वेश्चन जो मेरे मन में आ रहा है, व्हाई टैक्सेस आर लेवी? कंट्री के वेलफेयर के लिए। कंट्री के वेलफेयर के लिए, बिल्कुल सही जी। तो आपने जो सॉल्यूशन दिया मुझे, कंट्री के वेलफेयर के लिए। गाइस, व्हाई टैक्सेस आर लेवीड? तो सॉल्यूशन इज, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, जब तो समझ आएगा टैक्स क्यों लगा, रीजन तो समझ आएगा। सुनिए इसको, ऑफ टैक्सेशन, 4 आवर्स ऑफ टैक्सेशन। तो जैसे अभी बताया, पहला रेवेन्यू, गवर्नमेंट नीड्स मनी टू रन द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये फ्री में वैक्सीनेशन लगवा ली, नहीं लगवा ली वैक्सीनेशन तुम लोगों ने भैया? Yes, sir. वैक्सीनेशन हो गई नहीं हो गई Yes, सब sir. बच्चों की? Yes, sir. हो गए। चलो, तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन फ्री में लगवाई, पैसे दे पैसे दे के लगवाई? So free. हाँ, तो ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? आप टैक्सेस दोगे आएगा। और रीजन बताइए टैक्सेस का, रेवेन्यू के अलावा। रेवेन्यू के अलावा भी रीजन है टैक्स लगाने का, क्या? Repricing of goods. रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स। यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस स्पेसिफिकली, इनडायरेक्ट टैक्सेस रीप्राइसिंग, प्राइसेस को बढ़ाना, प्राइसेस को घटाना। जिन गुड्स का सेवन सरकार नहीं चाहती उस पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा बढ़ा देते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं। जीएसटी बढ़ने से चीज महंगी हो जाती है, कस्टमर भाग जाते हैं, वो बात अलग है। शराब पे जो टैक्सेस लगे कितने बढ़ा लें, शराबी छोड़ता नहीं है। कोरोना के टाइम पे 70, ये बॉयज बताएंगे शायद उनको आइडिया होगा, मुझे तो आइडिया है नहीं, 70 या 80% कोरोना सेस लग गया था। और जितने भी ये शराब के ठेके थे, लाइनें कम ही नहीं हुई। वहां पर रीप्राइसिंग का फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन रोजमर्रा की चीजों पे अगर प्राइसिंग बढ़ जाए, सब्जियां महंगी हो जाएं, फल इत्यादि महंगे हो जाएं, वैसे उन पर टैक्सेस नहीं होते, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे तो टैक्सेस से गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई को इफेक्ट करती है। तो डिमांड बढ़ने लग जाती है, टैक्स बढ़ा दो, डिमांड को कम करो। समझो मेरी बात, डिमांड कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे, सस्ता कर दो। तो देश की इकोनॉमी को, यस अर्थव्यवस्था को, सप्लाई डिमांड को टैक्सेस से मैनेज किया जाता है तो दैट बैलेंस बना रहे। और बताइए टैक्स का लगाने का रीजन? Representation. redistribution of wealth or reducing inequality. ये तो तुमने पढ़ लिया, मुझसे ही पढ़ा होगा शायद, मुझे लग रहा है। ये इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? ये कैसे बताया तुमने? सर आपका ही सिखाया हुआ है। सर आप भी हाँ, पढ़ाए। वही मैंने कहा, मतलब बच्चे तो गूंगे हो जाते हैं ऐसी बात पूछे तो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो जी, रॉबिन हुड की कहानी है कि भाई अमीरों से ले लो, गरीबों को दे दो, बैलेंस रहता है। देखो ना, अमीर के पास इतना पैसा है, गरीब के पास इतना है, अमीर का इतना ले लो, बेचारे का पैसा खत्म, और गरीब को दे दो, तो दोनों में बैलेंस बन जाता है। अमीरों से लो, गरीबों में दो। जब तो गवर्नमेंट करती, किसानों को 6,000 रुपये साल देती है, सब्सिडियां देती है, तो वो इसलिए देती है कि अमीर से लेके गरीब को दे देंगे। दिल्ली में बिजली पानी फ्री है, केजरीवाल सरकार देती है एक लिमिट तक, तो वो कहाँ से होगा? दूसरी चीजों में बढ़ा देती है। और चौथा गाइस, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, आप लोग घर में माँ बाप की डांट खाते हो? माँ बाप की डांट खाते हो? बताओ ना, अब तो मुझे बता दो, कोई मम्मी पापा को कोई देख रहे हैं, बताओ, माँ बाप की सर, डांट खाते हो? सर अब तो रोज का हो गया है। है, हर रोज का हो गया है। ऐसा क्यों? घर में रहते हो इसलिए? यस सर। अच्छा, क्यों खाते हो फिर? सुनते क्यों हो? जवाब दे दो उल्टा। सर वो बाहर रहने से अब उनको भी मेरी आदत खत्म हो गई है, मेरे को भी उनकी आदत खत्म हो गई है, तो वो इरिटेट हो जाते हैं अब मेरी हरकतों से। उल्टा जवाब दे दिया करो ना, सुनती क्यों रहती हो? सर वही है, माँ बाप है। हाँ, वो देते भी है ना बदले में, मतलब पैसा, घर, बंगला, कपड़े, खाना, तो भाई बोलेंगे भी वो। सुनो, अगर माँ बाप ना दें और फिर डांटे भी, तो उल्टा तुम भी बोल दोगे कुछ देते तो हो नहीं, क्या बोले जा रहे हो बैठ के? कुछ काम नहीं है क्या? कुछ काम ही कर लो। तो सीधी सी बात है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी कुछ देते हैं तो मिलता है, नहीं दोगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं। जैसे हम सरकार को पैसा देते हैं, हमें राइट मिलता है, राइट टू से, नहीं तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। अगर तुम कुछ देते नहीं, तुम्हारी सुनवाई। अगर ये क्लासेस तुम ले रहे हो, ये फ्री में ले रहे हो या पैसे देने पड़ेंगे? बताओ। ऐसे देख लो। हाँ, पैसे देने और पड़ेंगे। अगर ये फ्री की होती और हम बीच में बंद कर देते, हम बोलने आते कि ये क्लासेस क्यों बंद कर दी, ये तो फ्री की क्लासेस हैं, तो आप कुछ बोल सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। पेड है तो आप अपनी पाई पाई का हिसाब मांग सकते हो। सचिन सर क्यों नहीं आए आज, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे? तो वही वाली बात आती है बच्चों, पैसा देने से आपको भी राइट मिलता है, हेल्थी डेमोक्रेसी बनती है। तो ये कुछ बुनियादी क्वेश्चंस थे जो मुझे रिवाइज करवाने थे, सो दैट आपके दिमाग में रहे। चलिए, अब श्री गणेश कर रहा हूँ जीएसटी वाले टॉपिक से। अभी आपके मन में कोई क्वेरी, डाउट, शंका हो, पूछिए, प्लीज आस्क। रिलेटेड टू द सिलेबस, related to anything, if you have any kind of a doubt, please ask. इस बार हर बार की तरह मेरे आप बैच, वी हैव टू बी बिगर एंड बेटर, ये मेरा इस बार का फॉर्मूला है कि हर बैच में हम बिगर एंड बेटर होते चले जाएंगे। तो जो चीजें हमने पुराने बैच में नहीं करी, इस बैच में करेंगे। जो काम नहीं किया वो काम भी होगा, और जो काम किया वो बेटर अप्रोच से होगा, क्योंकि दिस इज द वे हमें प्रेरणा मिलती है। तो मैंने इस बैच का मोटो ये बनाया है, बिगर एंड बेटर। वो आपको पता चलेगा जब आप क्लासेस अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बैचेस हमारे बिगर एंड बेटर होंगे। चलिए, आप लोग भी हर रोज अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं अपनी लाइफ में, जब मजा आएगा। चलिए, कुछ पूछना है नालायकों को?
बोलो ना, चुप चुप बैठे हो, कुछ बात है? नो सर। कुछ नहीं। No, sir. चलो जी, Sir. आ जाओ जी। दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म बताइएगा। Goods and Good and services service tax. tax. कितने खुश होके बता रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? Indirect. क्या बात है, क्या बात है मेरे रट्टू तोते, इनडायरेक्ट है। जीएसटी आने से पहले सेल ऑफ गुड्स पर कौन सा टैक्स था? Sales tax. प्री जीएसटी। Sales tax. जीएसटी आने से पहले गुड्स के सेल पर कौन सा टैक्स था? जीएसटी तो इंट्रोड्यूस हो गया था 1/7/2017 से। तो मेरा क्वेश्चन बच्चा पार्टी हिस्ट्री का है। प्री जीएसटी, बिफोर 1/7/2017, बताइए जी। 1/7/2017 से पहले कौन सा टैक्स था? Sales tax. ना। So VAT. यस, गुड्स पर और इंट्रा स्टेट पर, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो बातें थी। सर क्या कह रहे हो? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। जैसे इंट्रा स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन या इंटर स्कूल कंपटीशन। यहां पर मतलब है दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर। अच्छा, दिल्ली का सेलर, दिल्ली का बायर। और इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स पे यानी कि दिल्ली का सेलर और यूपी का बायर। तो इंट्रा स्टेट सेल पर जीएसटी की बात भूल जाओ, अभी आज हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। हिस्ट्री में क्या कमियां थी? आज पाकिस्तान और इंडिया का भाईचारा या दुश्मनी है? भाईचारा है। हाँ, तो दुश्मनी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1947 का पार्टीशन समझना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम वहां से डेवलप हुई। तो इसी तरीके से गाइस, जीएसटी आने से पहले सेल ऑफ गुड्स, अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें, सेम स्टेट में बिकता, दिल्ली का सेलर दिल्ली का बायर, तो वैट लगता था। किसने सही कहा? वैट वाज एप्ट, वैट वाज एप्ट। यानी कि वैट सिस्टम में खामियां रही होंगी, जब ही जीएसटी आया। आप ऐसा क्यों हो? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? तुम ऐसे इसलिए हो क्योंकि तुम इतने सालों से ऐसे हो। तो तुम्हें अगर ठीक करना पड़े तो आज की स्थिति को ठीक करनी नहीं पड़ेगी, तुम्हारा हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई थी, मेरी बॉयफ्रेंड भाग गया था, तो तेरे नाम हमने किया है। तो वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों हुआ था। कैसे बताओ, इस पे कौन सा टैक्स लगता था? इंटर स्टेट सेल पर कौन सा टैक्स लगता था? इंटर स्टेट पर। दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से हम ही तो तुम्हारो भालोबाशी। Import and export duty. अरे मेरी माँ, देश की बाउंड्री, देश के अंदर ही सेल हो रही है। इंटर स्टेट, इंटर कंट्री कोई कर दिया? इंटर स्टेट। माँ तू तो देश से बाहर निकल गई। बताओ बच्चों, ओ क्लासरूम वाले नालायक बच्चों, दसो कुछ तो दसो हैं। जब आप जीएसटी आने से पहले एक स्टेट से दूसरी स्टेट गुड्स बेचते थे तो क्या लगता था? मैं बताऊं? Custom duty. मेरी माँ, कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रेड पे लगती है।
इंटरनेशनल सेल परचेज आउटसाइड इंडिया, मैंने इंटर स्टेट सेल करी है। तेज बोलो क्लास वाले, लाउड स्पीकर से बोलो, तो चैट बॉक्स में बताओ। टेनवेट मुस्कान के, अच्छा चलो अब तुम रहने दो, तुम टाइम लगाओगे। CST सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, यानी कि GST आने से पहले सेम स्टेट में माल बिका तो वैट, और इंटर स्टेट में माल बिका तो CST। सेल ऑफ गुड्स पे ये टैक्स लगता, गुड्स पे। सेल ऑफ बैड पे क्या लगता था? ये तो गुड है। और सेल ऑफ बैड पर, सर बैड क्या होता है? सेल ऑफ सर्विस पे कौन सा टैक्स लगता था? सर्विस क्योंकि टैक्स। क्या एक साथ 17 से पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, एक साथ 17 से पहले क्या नाई की दुकान नहीं थी, एक साथ 17 से पहले बैंक नहीं थे, एक साथ 17 से पहले इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, एक साथ 17 से पहले जिम नहीं था डोले बनाने वाला। बोलो था नहीं था? बोलो ना। यस सर, तो क्या टैक्स लगता था सेल ऑफ सर्विस पे? सर्विस टैक्स। क्या बात है, वेरी गुड। तो सेल ऑफ सर्विस पे था सर्विस टैक्स, सेल ऑफ सर्विस पे था सर्विस टैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर्विस टैक्स, वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, वो सर्विस टैक्स तो पूरे इंडिया में कॉमन था। और बेटा उत्पादन पे भी एक टैक्स लगता था, उत्पादन। व्हेन द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। बताइए, मैन्युफैक्चरिंग पर, गुड्स के उत्पादन पे भी कौन सा? एक्साइज ड्यूटी। वेरी गुड, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी लगती थी गाइस, एक्साइज ड्यूटी उत्पादन पर। और ये जिम्मा किसका? उत्पादन था, मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि टीवी बनाया, AC बनाया, लैपटॉप बनाया, उत्पादन पे तो एक्साइज। फिर उस टीवी को उसी स्टेट में बेचा तो क्या दो? बोलो, बैट। वैट। और उस टीवी को बनाकर दूसरी स्टेट में बेचा तो क्या दूं? CST। अच्छा, गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट की सेल पे लगता था, बताना सेल पे क्या लगता था? CST। और सेम स्टेट पे लगता था? हाँ। अब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूवमेंट हो रही है, तो जब ये गुड्स दूसरी स्टेट में घुस जाते थे, जब ये दूसरी स्टेट में एंटर होते थे, एंटर इनटू डिफरेंट स्टेट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट जहां पर एंटर हुए हैं वो एंट्री टैक्स लगाती थी। ओ उसको ऑक्ट्राई कहते थे। अच्छा, ये CST कौन लगाता था? ये बताना। अगर दिल्ली से गाड़ी निकली यूपी के लिए, गाना बना रहा हूँ, बन तो रानी है, लेकिन दिल्ली से गाड़ी निकली यूपी के लिए। हाँ, CST किसने लगाया? सेंट्रल। क्या सेंटर सेंटर ने लगाया। हाँ, लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन कलेक्टेड, सुनो मेरी बात, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय, collected and retained by the state where, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? बोलो ना मेरे प्यारे लड्डू गोपाल। मूवमेंट हैज कमेंस्ड। कुछ खा पी के नहीं बैठे क्या? जोश नहीं आ रहा तुम्हारी आवाजों में आज? या माइक में ऐसा लग रहा है मुझे, या मेरे अंदर ज्यादा ही जोश आ रहा है आज? ऐसा भी हो सकता। लिखना भैया, CST केंद्र सरकार लगाती थी, यस, लेकिन उसका कलेक्शन
कलेक्शन और रिटेंशन उस स्टेट के पास थी जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। इसका क्या मतलब हुआ बताना जरा। दिल्ली से माल निकला, यूपी पहुंचा, तो सीएसटी का पैसा कौन इकट्ठा करेगी? दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। और कौन पैसा रख लेगी? यूपी, नहीं, दिल्ली में। collected and retained by the state from where movement has commenced. अहो, माइक बंद करो देवियों और सज्जनों, माइक बंद रखो। दिल्ली से माल यूपी निकला, दिल्ली सरकार सीएसटी लेगी विक्रेता से और दिल्ली सरकार ही अपने पास पैसा रख लेगी। यूपी से सीएसटी का कोई लेना देना? बोलो ना, यूपी से सीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन यूपी क्या करेगी? बोलिए अच्छा एंट्री टैक्स, बच्चे, अच्छा बच्चे, हम लेंगे एंट्री टैक्स। वही वाली बात है, ओरिजिन प्रिंसिपल। सीएसटी लगता था ओरिजिन प्रिंसिपल, ओरिजिन प्रिंसिपल, जहां से गुड्स निकल रहे हैं, उद्गम, जहां गुड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, मूवमेंट शुरू हुई है, टर्मिनेट नहीं देखना, टर्मिनेट दूसरी स्टेट में है, ये ओरिजिन प्रिंसिपल पे लगता था। ओरिजिन प्रिंसिपल, जहां से गुड्स ओरिजिन हुआ है, मूवमेंट स्टार्ट हुई है। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो भाई यस। एक उत्पादक दिल्ली में उत्पादन कर रहा है। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी, आपको ये बात पता है 2 होती थी? यह बात नहीं पता? या ये एक ही एक्साइज ड्यूटी है या 2 एक्साइज ड्यूटी है? भाई सुनो तो सही, क्या खिचड़ी पका रखी थी जबरदस्त। 2 एक्साइज ड्यूटी होती थी, एक होती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दूसरी ड्यूटी होती थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी। लो जी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट। और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? जो उत्पादन पे दी जाए, उत्पादन पे, क्रिएशन पर दी जाए, बिक्री पे नहीं। बिक्री पे तो वैट या सीएसटी होता था। बोलो भैया मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पता है किस पर थी? ऑल गुड्स पर, एक्सेप्ट ALFHC। ये क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी सारे गुड्स पर थी एक्सेप्ट ALFHC। ये क्या है? बोलो बोलो, ALFHC बताओ, व्हाट इज ALFHC? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिखो भाई, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें क्या आ जाएंगी बताओ बच्चों? जो बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको थोड़ा आइडिया है इस बारे में, मेरी बात हुई थी तो वो मुझे बता रहे थे सर क्या क्या आता है बच्चों। वोडका, वाइन, बियर, विस्की, सब है रिस्की। अच्छा, और ड्रग्स, नारकोटिक्स, इंडियन हेम्प एक्सेट्रा। नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों पर उत्पादन शुल्क सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी नहीं लगाती थी? जल्दी बताओ। नो। अच्छा, फिर इन पे उत्पादन शुल्क कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। ओ, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ड्रग्स
हेरोइन, चरस, गांजा, भांग इत्यादि इंडियन है। ओ गॉश, तो यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटीज अल्कोहलिक लिकर। अच्छा, ये ह्यूमन कंजम्पशन का क्या मतलब होता है बच्चों? ह्यूमन कंजम्पशन बताएंगे, ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब? अरे बोलो ना, ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब तो बताओ। अरे इंसानों की कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है तो जो बॉयलर्स हीट करने के लिए अल्कोहल बनाई जाती है, या बेटा जैसे सैनिटाइजर, सैनिटाइजर देखा है आपने, कभी यूज किया है सैनिटाइजर? यस सर। तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है 80% 70%। पी मत लेना गलती से बेटा, सैनिटाइज तो हो जाओगे लेकिन हमेशा के लिए सैनिटाइज हो जाओगे। तो सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता था पहले? अगर हम बात करें, आज की जीएसटी की बात नहीं कर रहे, बताओ कौन लगाता था, आप देख के बताओ। सैनिटाइजर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। हाँ, क्योंकि ऑल गुड्स एक्सेप्ट ह्यूमन कंजम्पशन वाली है अल्कोहल, ह्यूमन कंजम्पशन वाली है अल्कोहल। अगर इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की अल्कोहल है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट माय डियर फ्रेंड्स किस पे एक्साइज लगाती थी? अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ड्रग्स, नारकोटिक्स। अच्छा, आप लोगों को भी खांसी हुई है अभी रिसेंटली 6-8 महीने में? खांसी, कफ? नो। नहीं। खांसी में कफ सिरप है घर में रखा हुआ? ये बताइए, कॉरेक्स या कोई और कफ सिरप है घर में रखा हुआ? यस सर। यस उसमें सर। देखना अल्कोहल लिखा हुआ होगा, उसमें 15% 20% अल्कोहल होता है। तो कभी आपने देखा होगा, आपने कफ सिरप लिया, थोड़ा सा जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, तो ऐसा फील होता है कफ सिरप लेने के बाद, क्योंकि उस कफ सिरप में भी क्या होता है? अल्कोहल। तो बताइए, कफ सिरप में अल्कोहल है, कफ सिरप बनाई जाए तो कौन एक्साइज लगाता था? देख के बताओ। सेंट्रल। हाँ, तो अगर ये सुन लो मेरी बात, ये बेटा अब सुनना एक बात, स्पेशल पॉइंट, अगर ये लिकर, हाँ लिकर या ड्रग्स मेडिसिन में होती थी, मेडिसिन में। अच्छा, डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया है कभी? डिओड्रेंट का बच्चों, डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया है? डिओड्रेंट, यस सर। परफ्यूम, यस सर। यहाँ लगाते हैं ना। यस सर। तो मेडिसिन और टॉयलेटरीज में अगर ये इस्तेमाल किया जाता है तो इस पर लिकर और ड्रग्स में, लिकर या ड्रग्स मेडिसिन टॉयलेटरीज में था, इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज लगाई जाती थी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज लगाई जाती। स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा रहता था लेकिन लगाती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो एक बार रिपीट करो मेरे साथ, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था जीएसटी आने से पहले, एक बार रिपीट करो मेरे साथ रिपीट करो। और अगर ये सेल ऑफ गुड्स इंटरनेशनल ट्रेड में होते थे, ये तो नेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड में सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था? जल्दी बताइए। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर लिखो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स, कस्टम ड्यूटी। जरा आप रिपीट करो मेरे साथ, जीएसटी आने से पहले अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो कौन सा टैक्स लगाओगे? एक्सपोर्ट हो रहा है तो जल्दी बताओ। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट हो रहा है तो कस्टम ड्यूटी। गुड्स का उत्पादन हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज एक्साइज, ड्यूटी। या तो सेंटर या स्टेट, वो देख लेंगे। अच्छा, गुड्स अगर बिक्री हो रही है, बिक्री बताइए, बिक्री हो रही है तो वैट और सीएसटी। वैट और सेल्स सीएसटी। या सीएसटी, सेल टैक्स नहीं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बोलो। और गुड्स एंटर कर रहे हैं दूसरी स्टेट में तो
एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो सर्विस टैक्स। सर्विस। अच्छा, हाँ जी, आपका माइक बड़ा अजीब सा है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे। हाँ जी सर, कुछ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे सर जी। एंटरटेनमेंट पर मूवी हॉल्स में जब पिक्चर देखने जाते थे आज से 4 साल पहले, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट, कभी अम्यूजमेंट पार्क गए हो? अम्यूजमेंट जहां पर वाटर राइड्स या वो एयर स्विंग्स होते हैं, यस सर। तो वो अम्यूजमेंट होता है। एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट। इस पे लग्जरी होटल्स में लग्जरीज होती थी, इस पे एंटरटेनमेंट टैक्स, सुनते रहो, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये लगाया जाता था। और गाइस, गैम्बलिंग और बेटिंग पर, गैम्बलिंग और बेटिंग पर, गैम्बलिंग और बेटिंग टैक्स होता था। गैम्बलिंग और बेटिंग टैक्स होता था। एडवर्टीजमेंट्स करवाए जाएं, एडवर्टीजमेंट्स, इश्तिहार हो गई, एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट टैक्स होता था। एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट टैक्स ये होते थे। तो कुछ और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते थे। आप खुद नोटिस करोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। एक बंदे को एक्साइज में भी रजिस्टर करवाना है, एक बंदे को वैट में भी। जरूरी नहीं है ना कि मैं सेम स्टेट में माल बेचूं। मेरा माल दिल्ली से यूपी भी जाता है तो मैं सीएसटी में रजिस्टर करवाता था। मेरा माल दिल्ली में बिकता है, वैट में रजिस्टर करवाता था। मैं उत्पादक भी हूँ, कुछ ट्रेडिंग करता हूँ, कुछ उत्पादन करता हूँ। उत्पादन के लिए मैं अपने आप को रजिस्टर करवाता था, कहाँ पर? एक्साइज में। मैं इंपोर्ट करता हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी देता था। तो एक बंदे के ऊपर मल्टीपल टैक्सेस लगाए जाते। एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया, वैट मेरे बच्चों 2004 के आसपास एप्लीकेबल हुआ था, 2004 से एप्लीकेबल हुआ था। 2004 से पहले क्या टैक्स लगता था वैट की जगह, प्री 2004? कुछ आइडिया है? वैट आने से भी पहले आपके पापा का भी पापा, दादा कौन था? 2004 में वैट आने से भी पहले एक टैक्स था, उसके क्या टैक्स का नाम देते थे? सेम स्टेट के सेल पर। कुछ आइडिया हो? शायद तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हो गए थे 2004 से पहले पैदा। यस गाइस, यू वर बोर्न। दैट वाज नोन एज सेल टैक्स। सेल टैक्स। तो गाइस, सेम स्टेट की सेल पर 2004 से पहले सेल टैक्स लगाया जाता। फिर क्या आया, जल्दी बोलो? वैट। वैट। और वैट के बाद अब लेटेस्ट क्या आ गया है? जीएसटी। हाँ, तो अब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा और आप लोगों से विदा लूंगा। इसके बाद आपकी कोई क्लास है 1 बजे के बाद? नो सर। 5 मिनट ले सकता हूँ ना? चलो, तो मैं आज आपको सेल टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा ज्ञान दूंगा जो 2004 से पहले था। तो मैं आपको सेल टैक्स की खामियां बताऊंगा, फिर वैट पे आऊंगा और फिर जीएसटी पे आऊंगा। तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। प्री 2004 सेल टैक्स सिस्टम was there, और ये लगता था बेटा सेल ऑफ गुड्स इन सेम स्टेट। गाइस, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक होलसेलर है और एक रिटेलर। जनरली गुड्स के बिक्री में 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। गाइस, परचेज ओब्लिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैं लेके चल रहा हूं। और ये क्या बना रहे हैं भाई? आयरन एलमीरा, लोहे की अलमारी बना के तैयार कर रहे हैं। 2004 से पहले की बात है। और सेल टैक्स था जब 10%, मान लो 10%।
तो हमारे पास 4 लोग हैं, उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता रिटेलर जिसको कहते हैं। हाँ जी, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 6,000 रुपये, इसका प्रॉफिट था 4,000 रुपये, इसने अलमारी बना के तैयार कर दी, टोटल सेलिंग प्राइस विदाउट टैक्स 10,000। अब मैन्युफैक्चर कितने की अलमारी बेचे, कितना टैक्स लगाएगा, सेल टैक्स लगाएगा, कितना टैक्स है 10%, 1,000 रुपये। तो अलमारी का बिल कितने का बन गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा अलमारी कितने की, 11,000। वेरी गुड, सेलिंग प्राइस विद टैक्स। और गवर्नमेंट को जमा कितना करवा देगा, टैक्स टू गवर्नमेंट 1,000। 1,000। बहुत बढ़िया बच्चों, कॉपी करो। तो मैं आपको 2004 से पहले ले गया, जब आप लोग निक्कर में थे, आप सब बच्चे निक्कर में थे उस टाइम पर, या पैदा तो हो गए थे या पैदा नहीं हुए थे। कितने साल के थे 2004 में तुम सब लोग? 2 साल। 2 साल के। दूध की बोतल लगाई हुई होगी मुंह में। और मैं सीए भी बन चुका था। चलो, डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस बताओ। डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस बताओ। 11,000। बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस 11,000 रुपये। ये मैंने एज्यूम किया है 4,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर भी 4,000 का प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं। चलो 4,000 का प्रॉफिट, इसको 7 कर लो, चलो इसको 3 कर लो, फिर आपको लगेगा 4 क्यों ले रहे हो। इसको 7 कर लो, इसको 3 कर लो, चलो बताओ 15,000 रुपये। टैक्स लगाएगा 1,500 रुपये, 16,500। और गवर्नमेंट को कितना देगा, 1,500 रुपये। हाँ जी, होलसेलर का 16,500, 3,500, 20,000 रुपये, 2,000 रुपये, 22,000 रुपये। और गवर्नमेंट को कितना दिया, 2,000। 2,000 रुपये। रिटेलर की परचेज प्राइस बताओ। 22,000। 22। मान लो 8,000 का मार्जिन, 30,000 की अलमारी बन के तैयार हुई, 3,000 रुपये टैक्स, 33,000 रुपये। और सरकार को कितना दिया, 3,000। टोटल टैक्सेस सरकार के पास कितने पहुंचे चारों स्टेज में, 7,500। बहुत बढ़िया। आपको इस सिस्टम में क्या खामी लग रही है? सेल टैक्स सिस्टम, हर सेल पे लगता था टैक्स। और हाँ, ये बात क्या, ये कैसे पता लग गया? ये तो नहीं पढ़ाया मैंने। इसको कहते हैं गाइस मेजर लिमिटेशन। जो मेजर लिमिटेशन सेल टैक्स सिस्टम की थी, मेजर लिमिटेशन सेल टैक्स सिस्टम की थी, वो थी कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट था, एक चीज जिस पे टैक्स लग गया, जैसे तुम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में आए और उसके बाद तुम्हारा सीएमए कंप्लीट हो गया, फाइनल में पहुंच गए, फाइनल में तुम्हें इंटर के टॉपिक्स पढ़ाए जाए, तुम बोलोगे भाई क्या हो गया, पढ़ लिए। सेकंड वाले क्लास को थर्ड के टॉपिक्स पढ़ाए जाएं, थर्ड में सेकंड के टॉपिक्स पढ़ाए जाएं, फोर्थ में आए फिर सेकंड के थर्ड के फिर टॉपिक्स हो, फिफ्थ में आओ सेकंड थर्ड फोर्थ के फिर टॉपिक्स हो, तो सिक्स तक स्कूल छोड़ दोगे तुम। तो क्या हो रहा है भाई, टैक्स ऑन टैक्स लगा के एक अलमारी जो बन के तैयार हो गई थी मात्र 10,000 रुपए की, वो बन के वो पहुंच गई कस्टमर तक 33,000 रुपए की, जिसपे 7,500 टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, जो अप्रोक्स 25% है। टैक्स का रेट 10% है, लेकिन सरकार को मिल रहा है 25%। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है,
प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और मजे मार रहे हैं इतना हाई प्राइसेस कर करके। जितनी बार माल बिक रहा है, अभी तो कभी कभार 2 होलसेलर 1 रिटेलर भी, 2 रिटेलर भी हो सकते हैं, नहीं 2 होलसेलर भी हो सकते हैं, 3 डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। जितना ज्यादा स्टेजेस थे उतना ज्यादा कैस्केडिंग था, हाँ या ना बोलो। तो ये Yes, sir. मेजर लिमिटेशन थी बेटा सेल्टेक सिस्टम की। अगली क्लास में, क्योंकि आज 1 बजे तक क्लास है, आज क्योंकि मुझे सुबह कुछ प्री ऑक्यूपेशन था, अदरवाइज क्लास तो हम अपनी सुबह रखा करेंगे 9 to 11, ये टाइम हमने चुना है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का। लेकिन आज 1-2 दिन और बीच में प्री ऑक्यूपेशन है, कुछ प्रायर एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट नहीं हो रही मेरी, मैं कह रहा हूँ प्रायर एंगेजमेंट, तो कुछ प्रायर एंगेजमेंट थी तो क्लास लेट करी। अदरवाइज टाइम जो हमने फिक्स किया है वो 9 to 11 का है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। बट अभी एक आज की क्लास होगी, एक आपकी 1 आधे दिन और होगा जहाँ पर डिले करनी पड़ेगी। अदरवाइज हमारा टाइम सुबह का है, 11 बजे तक आप फारिग भी हो जाओगे, ये प्लानिंग है। चलो तो बच्चा एक बार मैं आपको बता दूं जो हमने आज किया। गाइस मैंने आपको पहले आज बताया अपना व्यूज कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, फिर सिलेबस का कंटेंट बताया, बुनियादी बातें डिस्कस करी, टैक्सेस कैसे लगाते हैं, कौन लगाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया जीएसटी आने से पहले 1/7/17 से पहले एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल इनडायरेक्ट टैक्सेस का था, जिस जाल को थोड़ा सुलझाया मैंने आप लोगों के लिए, और सुलझाएंगे अगली क्लास में। और फिर मैंने आपको बताया कि वैट से भी पहले सेल टैक्स सिस्टम था, और सेल टैक्स सिस्टम में मेजर खामी क्या थी कि भाई जितनी बार माल बिकता था पूरे सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगाते थे। बात समझो, यहाँ पर 11,000 पे टैक्स लग चुका है, यहाँ पर 16,500 पे टैक्स लगकर आया है, जो पिट के आया है दोबारा से पिटना नहीं चाहिए। तो ये 11,000 पे आपने क्रिएट करी है वैल्यू, इसने 4 की वैल्यू क्रिएट करी है, 4 पे लगाना चाहिए। इसने 3500 की वैल्यू क्रिएट करी है, 3500 पे लगाना चाहिए। इसने 8,000 की वैल्यू करी है, 8 पे करना चाहिए। तो जो वैल्यू आप क्रिएट करो उस पे टैक्स लगना चाहिए। इसी के कारण वैट का निर्माण हुआ, वैट आया, क्योंकि सेल टैक्स की कमियां थी। वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू क्रिएट करो उस पे टैक्स लगाओ। चौथी की टीचर चौथी का पढ़ाती है, 5वीं की टीचर 5वीं का पढ़ाती है, पुराना नहीं पढ़ाती। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरे 15 पे टैक्स लगा रहे हो, 15 में पुराना माल भी है और आपका वैल्यू एडिशन भी है, तो लॉजिकली 4 पे टैक्स लगना चाहिए, लॉजिकली 3500 पे लगना चाहिए, लॉजिकली 8 पे लगना चाहिए। इसने तो पूरी 10 की वैल्यू क्रिएट करी है, क्योंकि इसने तो माल बाहर से लिया ही नहीं, इसने तो उत्पादन किया है। तो जब अगर आप एक चीज खरीदो उसके ऊपर जो आप करो उस पर टैक्स लगना चाहिए। इसी कमी के कारण, सेल टैक्स की कमी के कारण वैट का आना हुआ, और फिर वैट की कमियों के कारण जीएसटी आना हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी तक सफर कर लेंगे और हमें समझ आ जाएगा पुराने सिस्टम की कमियां। अभी हमें कुछ कुछ कमियां समझ आना शुरू हो गई हैं। एक उत्पादन पे अलग, बिक्री पे अलग, और बिक्री में भी सेम स्टेट पे अलग, इंटर स्टेट पे भी अलग। तो अगर आपकी 10 बीवियां हैं या 10 हस्बैंड हैं, कैसे भैया आप काम चलाओगे, या 10 बच्चे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये था। और जीएसटी के आने के बाद आपको पता ही है सब टैक्सेस एक अम्ब्रेला में आ गए, एक ही घर में आ गए। आपके 10 बच्चे 10 अलग अलग घर में रहते हैं, या एक बहन के 10 भाई हैं, अलग अलग घर राखी बांधने जाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 10 के 10 लोग एक ही घर में आ जाएं तो राखी बांधना भी ईजी हो गया। तो यही जीएसटी की कहानी है जो मैं आने वाली क्लास में बताऊँ। चलिए बताइए दोस्तों, आपको स्पेसिफिकली कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ बात पूछनी हो तो आप, बंदा हाजिर है, पूछ सकते। बोलो जी। No, sir. कुछ नहीं पूछना, समझ आई आज की बात, समझ आई आप लोगों को? Yes, sir. चलो चलो, तो इसी तरीके से मजे मजे से आगे बढ़ेंगे, और ये कहानी आपको एंजॉयबल होगी, मैं ये आशा रखता हूँ। कोई क्वेरीज डाउट्स होंगी तो आप प्लीज मुझे अभी बताइए, नहीं तो आप ऑफिस में बता दीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलो बच्चों, फिर इसी बात पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ एंड बी सेफ। Thank you, sir. बाय बच्चों। Thank you.
बाय बच्चों, बाय। Thank you. दो फर्स्ट क्लास था सही से वो क्लास जा रहा था।